4 तखरीबकारों के जिस्म हवा में तहलील हो गए थे और एक तखरीबकार को स्टेन गन का ब्रस्ट मारकर मौत की नींद सुला दिया था। अगर से बॉर्डर के करीब का इलाका था, मगर धमाकों की आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए मैं कदरे मुतमईन था कि पुलिस या खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरी तलाश में नहीं होगा। मैं ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन जालंधर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक जगह मुरम्मत हो रही थी, वहाँ गाड़ी ने 2 घंटे लगा दिए। जालंधर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। दिल्ली पहुँचा तो सुबह काजिब का वक्त हो रहा था। स्टेशन पर उतरते ही सीधा बस्ती निजामुद्दीन औलिया की तरफ रवाना हो गया। मोटर रिक्शे ने जल्दी पहुंचा दिया। गुल खान के पुराने मकान में आकर खुफिया जगह से चाबी निकाली, दरवाजा खोलकर अंदर गया, दरवाजे को कुंडी लगाई और जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से एक मन का भारी वजन उतार दिया हो। मेरा कमांडो मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। 5 तखरीबकारों को लाहौर में मुतय्यन भारतीय तखरीबकार समेत मैंने मौत के घाट उतार दिया था और किसी को कानो कान खबर न हुई थी। अब सबसे मुश्किल मरहला आगे आ रहा था। वो मरहला ये था कि अगर मैं दिल्ली के कले वाले तखरीबकार ट्रेनिंग सेंटर में गया तो सेंटर के चीफ को क्या बताऊंगा कि मेरे साथियों का क्या अंजाम हुआ। अगर वो मारे गए तो कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, और अगर वो मारे गए तो मैं कैसे जिंदा बच गया। ज़रूरी अमर था कि उन्हें मुझ पर शक पड़ता कि कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं हूँ। इस सिलसिले में प्रोफेसर और गुल खान से मशवरा बहुत ज़रूरी था। जब ज़रा दिन चढ़ा तो मैंने बस्ती निजामुद्दीन के गेट के करीब जो टेलीफोन बूथ था, वहाँ से गुल खान को फ़ोन किया और उसे कोड अल्फाज में बताया कि मैं आ गया हूँ। गुल खान ने कहा कि वो पहुँच रहा है। 1 घंटे बाद गुल खान और प्रोफेसर जमशेद दोनों मेरे पास पहुँच चुके। मैंने उन्हें सारी लूदात सुनाई तो वो सोच में पड़ गए। प्रोफेसर ऐनक की शीशे साफ कर रहा था। कहने लगा, तुमने सब कुछ जल्दी में किया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनके साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान जाकर तुम उन्हें हलाक करते तो बात समझ में आ सकती थी। अब मामला मशकूक हो गया है। गुल खान ने भी प्रोफेसर की तायद की। मैंने कहा, अगर मैं उनके साथ पाकिस्तान चला जाता तो उन्हें हलाक करने के बाद मुझे वापस आने में मुश्किल पेश आ सकती थी। पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। प्रोफेसर जमशेद ने गुल खान को मुखातिब करके कहा, गुल खान, अब जो होना था वो हो गया है। तुम ये बताओ कि इसका वापस उन लोगों के पास जाना मुनासिब रहेगा जिन्होंने इसे पार्टी के साथ तखरीबकारी के वास्ते पाकिस्तान भेजा था। गुल खान थोड़ी देर गौर करता रहा, फिर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि इसे उनके पास नहीं जाना चाहिए। चाहे कैसी ही कहानी घड़कर उन्हें क्यों न सुनाए, उन लोगों को शक पड़ना ज़रूरी है। ये बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि सारी पार्टी ख़त्म हो जाए और हमारा कमांडो दोस्त जिंदा वापस आ जाए, और वो भी भारतीय सरजमीन पर यह वाक़या पेश आए। मैंने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कि पाकिस्तानी रेंजर से मुठभेड़ हो गई। हमने भी फायरिंग की, लेकिन हमारा अस्तहा ख़त्म हो गया। मेरे साथी मारे गए इस फायरिंग में और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकल गया। प्रोफेसर ने कहा, मेरा ख्याल है लक्ष्मी दयाल बड़ा कान्या आदमी है, वो तुम्हारी कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अब तखरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर को भूल जाओ। मैंने इस पर एतराज़ करते हुए कहा, लेकिन प्रोफेसर, बुराई की जड़ तो अपनी जगह कायम है। मैंने आज इनके 5 तखरीबकार हलाक किए हैं तो कल वहाँ से मज़ीद 5 तखरीबकार तैयार होकर पाकिस्तान स्मगल कर दिए जाएंगे। मैं तो बुराई की जड़ को काटना चाहता हूँ। मैं इस ट्रेनिंग सेंटर के उसके चीफ लक्ष्मी दयाल और इंस्ट्रक्टर कालीदास समेत बम से उड़ा देना चाहता हूँ। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। गुल खान बोला, मेरा ख्याल है तुम एक बार तकरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर ज़रूर जाओ। नहीं जाओगे तो लक्ष्मी दयाल और रहीम बख्श के आगे मेरी पोजीशन ख़राब होने का अंदेशा है, क्योंकि इस मुतासिर मुसलमान रहीम बख्श ने तुम्हें मेरी सिफारिश पर भर्ती करवाया था। एक बार तुम जाकर वहाँ जो ड्रामा करना है ज़रूर करो। इस तरह मेरी पोजीशन थोड़ी महफूज हो जाएगी। अगर लक्ष्मी दयाल और कालीदास ने वाकई तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया तो उसके बाद तुम बेशक ट्रेनिंग सेंटर को बम से उड़ाकर रूपोश हो जाओ। यही तो मैं भी चाहता था। मैंने गुल खान की बात की तायद करते हुए कहा। गुल खान ने इस सिलसिले में प्रोफेसर जमशेद से मशवरा मांगा तो वो आंखों पर ऐनक जमाते हुए कहने लगा, ठीक है, ये ड्रामा करना मेरे ख्याल में ज़रूरी हो गया है। गुल खान ने मुझे कहा, तो फिर तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम अभी वहाँ चले जाओ। दोपहर के बाद लक्ष्मी दयाल तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में शायद न मिले, मगर अपना हुलिया ज़रा ख़राब करके जाना। ये तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। अगर तुमने अच्छी तरह से अदाकारी की तो मेरा ख्याल है तुम इन लोगों को यकीन दिलाने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। हम रात को यहाँ आएंगे, तुम भी अंधेरा होने के बाद यहाँ आकर रिपोर्ट करना। अब हम जाते हैं, तुम हमारे जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाना। तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर के रास्ते का पता है ना? बिल्कुल पता है, मैंने जवाब दिया। उसके बाद गुल खान और प्रोफेसर जमशेद चले गए। मैंने सबसे पहले तो धमाका खेज महलूल वाली शीशी जेब से निकालकर अपने पलंग के नीचे छुपाई। फिर आईने में अपनी शक्ल देखी। लंबे सफर की वजह से मेरे चेहरे पर थकान के आसार थे। मैंने बालों को थोड़ा और परेशान किया, कपड़े वहीं रहने दिए, मकान को ताला लगाया, चौक से मोटर रिक्शा लिया और तखीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ चल पड़ा।
काफी फासला था। पौन घंटे बाद रिक्शा पुराने किले के खंडर वाले ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहुंचा। बाहर वही राष्ट्रीय सेवक संघ का बोर्ड लगा हुआ था। मैं सीधा लक्ष्मी दयाल के कमरे में चला गया। वो मुझे हैरान होकर देखने लगा। मुरली प्रसाद, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जैक कहाँ है? आपको मालूम ही होगा कि जैक उस हिंदू का दूसरा नाम था जिसकी रहनुमाई में हमें नंदलाल के पास बॉर्डर पर पहुंचना था। जैक को वापस आ जाना था और मुझे दूसरे तकरीबकारों के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर जाना था। मैंने लक्ष्मी दयाल के कमरे में एंटर होते ही अदाकारी शुरू कर दी थी। सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने बड़े मायूसी के अंदाज में उसे सारी कहानी बयान कर दी कि किस तरह हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो अचानक एक तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स की जीप आ गई और उसने फायरिंग शुरू कर दी। नंदलाल और जैक के पास एक एक्सटेन गन थी। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, मगर हमारा असलहा खत्म हो गया। हम इंडिया के बॉर्डर की तरफ भागे, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारा पीछा किया। वो हम पर बराबर फायर करते रहे। मेरे देखते देखते नंदलाल, जैक और बाकी साथियों को गोलियां लगी और वो गिर पड़े। पाकिस्तानी रेंजर्स मेरी तरफ फायरिंग करते दौड़े। मैंने एक खाई में छलांग लगा दी और अंधाधुंध भागने लगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे जान बचाने में कामयाब हुआ, वरना मेरा बचना नामुमकिन था। खाई से निकलकर जम्मू की तरफ मुंह करके दौड़ता चला गया। इंडिया के बॉर्डर में दाखिल होकर जान में जान आई। मैंने गहरी आह भरकर कहा, मुझे अपने साथियों की मौत का बड़ा दुख है। काश मैं भी उनके साथ ही मर जाता। और यकीन करें, मैं थोड़ी सी कोशिश के बाद आंखों से आंसू जारी करने में कामयाब हो गया। इस दौरान वहां इंस्ट्रक्टर कालिदास भी आ गया था। दोनों मेरी मनगढ़ंत कहानी बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं साथ साथ उनके चेहरे का भी जायजा लेता। उनके चेहरों पर किसी किस्म का तासुर नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरे हो गए थे। कभी मुझे महसूस होता कि इन्हें मेरी कहानी पर पूरा यकीन है, किसी वक्त लगता कि ये मेरी कहानी को महज एक ड्रामा समझ रहे हैं। मैंने हाथ बांधकर अदाकारी करते हुए कहा, सर मैं आपका दोषी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं अपने साथियों के साथ नहीं मरा। मेरे प्यारे साथी स्वर्गवास हो गए हैं और मैं जिंदा वहां से भाग आया हूँ, मगर मेरे पास कोई असलहा नहीं था। मैं पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ। अब आपकी मर्जी है, मुझे जो चाहे सजा दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप मुझे शूट करना चाहते हैं तो बेशक शूट करें। मैं अपने प्यारे साथियों की मौत के बाद खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता। और मैं बात खत्म करने के बाद हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त मुझे अपनी प्यारी बहन याद आ गई थी, जिसको 1947 में एक सिख ने तलवार मारकर शहीद कर दिया था। मेरी आंखों से सिर्फ अपनी बहन को याद करके आंसू जारी थे। लक्ष्मी दयाल कुर्सी छोड़कर मेरे करीब आकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मेरे कांधे को थपथपाते हुए बोला, मुरली प्रसाद, जो होना था हो गया है। अब रोने से तो वो लोग वापस नहीं आ जाएंगे। इस किस्म के वाकयात तो हमारे साथ होते ही रहते हैं। अब तुम अगले मिशन की तैयारी करो। मैंने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे हुक्म दिया जाए कि अगला मिशन कब रवाना होगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करूंगा। इस पर तकरीबकारों का मुतासिब हिंदू इंस्ट्रक्टर कालिदास बोला, अभी तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर नहा धोकर आराम करो। रात को तुम्हें अगले मिशन के बारे में तफसील से बताया जाएगा। मैं दिल में बेहद खुश भी हुआ और मुतमईन भी कि मेरी अदाकारी कामयाब साबित हुई है और जिस बात का खतरा था वो टल गया है। मैं तले की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में आ गया, जहां पानी के नल के नीचे नहाने के लिए बाल्टी डोंगा पड़ा था। मैं नहाकर ताज़ादम हो गया। इतने में इंस्ट्रक्टर कालिदास ऊपर मेरे पास आ गया। उसने मुझे जेब से सिगरेट निकाल कर दिया। कहने लगा, 2 साल पहले भी इसी तरह पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ झड़प में हमारी पार्टी के 7 आदमी मारे गए थे। ये तो होता ही रहता है। कभी पूरी की पूरी पार्टी बॉर्डर क्रॉस कर जाती है और कभी बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले तजुर्बेकार गाइड के होते हुए भी अचानक बॉर्डर फोर्स से मुठभेड़ हो जाती है और हमारे आदमी कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग कर वापस आ जाते हैं। मैंने कालिदास को अपनी पार्टी की पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ झड़प की झूठी कहानी बड़ी तफसील के साथ सुनाई। वो बड़े गौर से सुनता रहा, फिर बोला, बिल्कुल ऐसा ही होता है भैया। तुम तो पहली दफा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, हम तो अपने तकरीबकार पाकिस्तान भेजते ही रहते हैं। उस वक्त मैंने दिल में बाकायदा तय कर लिया कि अब इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन जो पाकिस्तान के शहरों में अपने तकरीबकार भेजने से कभी बाज नहीं आएंगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या स्कीम बना रहा हूँ और इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या स्कीम तैयार कर रखी है। कालिदास जाने लगा तो बोला, तुम नीचे रसोई में जाकर भोजन कर लो, उसके बाद तुम्हें अगली पार्टी के लीडर से मुलाकात करवाऊंगा। मैं नीचे रसोई में आ गया, जहाँ एक हिंदू बावर्ची गरम गरम फुलके बना रहा था। एक पतीले में दाल थी। मैंने वहीं बैठकर खाना खाया, जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा, फिर ऊपर उसी कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। इतने दिनों से सफर करता आया था, मेरी आंख लग गई। जब जागा तो कमरे की बत्ती जल रही थी और कालिदास इंस्ट्रक्टर मुझे आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाकर जगा रहा था। मुरली प्रसाद, उठो। जी महाराज।
मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। कालिदास मुस्कुराया, कहने लगा, नीचे आओ, तुम्हें नई पार्टी के लीडर से मिलाऊंगा। मैं उठकर उसके साथ हो गया। मैंने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा, ये पार्टी पाकिस्तान कब जा रही है? मैं बड़ा खुश था कि एक और तखरीबकार पार्टी को नीस्तो नाबूद करने का मौका मिल रहा होगा। कुछ नहीं तो इस पार्टी में 4-5 हिंदू तखरीबकार तो जरूर होंगे। कालिदास बोला, तुम्हारे समेत 4 आदमी होंगे, मगर इस बार तुम अमृतसर अटारी वाले बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होगे। ठीक है सर। वो मुझे तकरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर के चीफ लक्ष्मी दयाल के कमरे में ले आया। वो चाय पी रहा था। उसने मुझे चाय बनाकर दी और बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगा, तुम्हारे साथ 3 और आदमी होंगे। ये बड़े पुराने स्मगलर हैं और बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। इस बार ये पाकिस्तान में हमारे लिए बमों के धमाके करने जा रहे हैं। हम इन्हें भारी रकम अदा कर रहे हैं। वैसे भी चूंकि वो हमारी तरह हिंदू हैं, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी पर बड़ी आसानी से तैयार हो गए हैं। इसके बावजूद हम उन्हें मुआवजा भी देंगे। तुम इस पार्टी के लीडर होगे। मैं दिल में बेहद खुश हुआ कि ये लोग मुझ पर किस कदर एतमाद कर रहे हैं। मेरी अदाकारी वाकई काम कर गई थी। मैंने कहा, सर आपका धन्यवाद हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार पाकिस्तान जाकर वो तबाही मचाऊंगा कि वहाँ के लोग मुद्दतों याद करेंगे। लक्ष्मी दयाल ने कालिदास की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कालिदास, हमें ऐसे जवान चाहिए जो शिवाजी मरहट्टे का रोल अदा कर सकें। वो मेरी तरफ मुतवज्जह होकर बोला, 3 आदमी रात को यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारी पार्टी रात के ठीक 12 बजे यहाँ से एक खास ट्रक में अमृतसर की तरफ रवाना होगी। रेलगाड़ी में हम तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहे कि हम इस मिशन को खुफिया रखना चाहते हैं। अमृतसर से तुम्हें एक गाँव में ले जाया जाएगा। वहाँ तुम्हें ट्रक छोड़कर वापस आ जाएगा। आगे एक सिख स्मगलर तुम लोगों को एक खास जगह से बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया जगह पर ले जाएगा, जहां हमारा आदमी तुम्हें बताएगा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के किस किस शहर में बमों के धमाके करने हैं। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने कहा, सर सब ठीक है, मैं तो अभी रवाना होने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी दयाल उठकर मेरे पास आया, मेरे शाने को सहलाते हुए बोला, शाबाश, हमें तुम्हारे जैसे अगरवादी और पाकिस्तान के दुश्मन चाहिए। अब तुम जाकर आराम करो, जब वो आदमी आएंगे तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं नमस्कार करके ऊपर कमरे में आ गया। ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का मौका मिल रहा है। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास धमाका खेज महलूल की शीशी नहीं थी। इस दफा मुझे उन लोगों को दूसरी तरह से हलाक करना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक तजुर्बेकार कमांडो के पास अपने दुश्मन को हलाक करने के वास्ते कई तरीके होते हैं। मैं सिगरेट पीता और सोचता रहा, इस बार इन तकरीबकारों को किस तरह हलाक करूंगा। इतने में इंस्ट्रक्टर कालिदास भी आ गया। वो मुझसे हमारे नए मिशन और नई पार्टी के आदमियों के बारे में बातें करने लगा। उसने मुझे खास तौर पर कहा, मुरली प्रसाद, तुम्हारे साथ जो आदमी जा रहे हैं ये लोग पेशावर स्मगलर हैं। तुम्हें इन पर निगाह रखनी होगी। पाकिस्तान पहुंचकर उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना, अपनी निगरानी में उनसे बम लगवाना। मैंने बड़ी शान से कहा, सर आप फिक्र ही न करें, मैं उनकी पूरी निगरानी करूंगा और उन पर कड़ी निगाह रखूंगा। हर एक से उसकी ड्यूटी पूरी लूंगा। शाबाश। कालिदास ने वहीं चाय मंगवा ली। हम चाय पीते और बातें करते रहे। कालिदास कहने लगा, तुम इस बार पहला बम का धमाका लाहौर के रेलवे स्टेशन पर करोगे। हमने ग्वाल मंडी में बम धमाके का प्रोग्राम तब्दील कर दिया है, वहां तुम 2 दिन बाद धमाका करोगे। मैंने बड़े मसनूई जोश के साथ कहा, सर मैं तो सबसे पहले ग्वाल मंडी में धमाका करना चाहता था, क्योंकि वहीं मेरे माता पिता जलकर मर गए थे। कालिदास ने मेरी बात को टोक कर कहा, मर गए थे न कहो, स्वर्गवास हो गए थे कहा करो। फौरन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं असल में मुसलमान था, अगरचे मैंने हिंदू का रूप धार रखा था, मगर मैं बोलते वक्त इन लोगों के खास मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज भूल जाता। मैंने जल्दी से कहा, स्वर्गवास हो गए थे। इस तरह अपने नए मिशन पर गुफ्तगू करते रात के 11:30 बज गए। नीचे से एक आदमी ने आकर इत्तला दी कि बाहर से 3 मेहमान आ गए हैं। कालिदास बोला, जल्दी से नीचे आओ, कोई खास चीज साथ ले जानी है तो वो भी ले लो। तुम्हें यहीं से अमृतसर अट्टारी बॉर्डर की तरफ रवाना होना है। नीचे लक्ष्मी दयाल के कमरे में 3 देहाती किस्म के आदमी बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल ने उनका तारुफ करवाते हुए कहा, मुरली प्रसाद ये तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं। फिर उसने उन सब के बारी बारी नाम बताए। सब ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल उन्हें समझाने लगा, मुरली प्रसाद तुम्हारा पार्टी लीडर होगा, तुम्हें इसकी हर बात, इसका हर हुक्म मानना होगा। जैसे ये कहेगा तुम वैसे ही करोगे। 3 आदमियों ने सर हिलाते हुए बारी बारी कहा, साहब हम वैसा ही करेंगे जैसा ये लीडर हमें बताएगा। 3 आदमी पक्की उम्र के थे और चेहरे मोहरे से बड़े तजुर्बेकार और चालाक लग रहे थे। हमने वहीं बैठकर चाय पी। बाहर किसी ट्रक के कले के अहाते में दाखिल होने और फिर रुकने की आवाज आई। कालिदास ने कहा, ट्रक आ गया है, भगवान का नाम लेकर चल पड़ो। हम बाहर निकल आए। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर आज़दारी से कहा, मुरली, अमृतसर के करीब गांव में जहां ये ट्रक तुम लोगों को छोड़ेगा, वहां तुम्हें हमारा खास आदमी मिलेगा जिसका नाम हरभजन सिंह है। वहां से तुम्हारा पार्टी लीडर हरभजन सिंह होगा, वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। जरा होशियार रहना, मुझे तुम पर भरोसा है।
मैंने कहा, सर मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, ये मिशन भगवान की कृपा से हमारा सबसे कामयाब मिशन होगा। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, जाओ और ठहरो। उसने बटवे में से मुझे 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। ये अपने पास रखो, वैसे हरभजन सिंह के पास काफी रकम होगी, तुम्हें जितनी जरूरत हो उससे ले लेना।